नमस्कार बच्चों, ईशा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, 9th क्लास RBSE बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए जो न्यू कोर्स है NCERT, उसके अनुसार हम लोग जो वाक्य रचना है उसे पढ़ रहे थे और अब तक इस वाक्य रचना के 2 वीडियो देख चुके हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो देखिए, इससे पहली जो भी आप लोगों ने क्लास ली थी उसके अंदर हम लोग चर्चा कर रहे थे कि भाई वाक्य के जो तत्व हैं वो 6 तत्व होते हैं और वाक्य के अगर अंग की बात करें तो वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। और फिर हम लोगों ने बात करी थी कि जितने भी वाक्य हैं उन वाक्यों का वर्गीकरण जो है मुख्य रूप से 2 आधारों पर किया गया है, जिसमें नंबर 1 अगर हम बात करें तो रचना के आधार पर और दूसरे नंबर पर अर्थ के आधार पर। तो देखिए, हमारे सिलेबस में ये दोनों ही प्रकार के वाक्य हैं जिसे हमें याद करना है। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं बच्चों अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। किसके आधार पर? अर्थ की दृष्टि से या अर्थ के आधार पर। यहां मैं नोट कर देता हूं, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हम लोग पढ़ रहे हैं। तो देखिए, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। तो देखिए बच्चों, ये 8 भेद कौन कौन से होते हैं ये आप सभी जानते हैं, बहुत आसान है। इससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे वो किसके आधार पर पढ़ा था? रचना के आधार पर, यानी सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, 3 तरह के वाक्यों का हम लोगों ने अध्ययन किया था। लेकिन ये जो 8 प्रकार के वाक्य हैं इसके अंदर सबसे पहले देखिए विधानार्थक, विधानार्थक या इन्हीं को हम बोलते हैं विधि वाक्य। क्या बोलते हैं? विधानार्थक या विधि वाक्य। अब इसका मतलब क्या होता है, हैंड टू हैंड अब लोग नोट कर लेते हैं, ठीक है। विधानार्थक या विधि वाक्य का मतलब होता है जब किसी वाक्य में किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है तो उसे हम विधानार्थक या विधि वाक्य कहते हैं। वापिस सुन लीजिए बच्चों, जब किसी वाक्य में किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है तो उसे हम विधानार्थक या विधि वाक्य कहते हैं। जैसे आप ये भी कह सकते हैं ये सकारात्मक वाक्य होते हैं जिसको पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हैं, यानी किसी भी कार्य को करना या होना पाया जाएगा। अध्यापक पढ़ा रहा है, बालक खेल रहे हैं, वह विद्यालय जाएगा, ठीक है, उसने अपना गृह कार्य कर लिया है। इस तरह से मतलब पॉजिटिव काम होगा, सकारात्मक काम होगा, ठीक है। तो अपन क्या कहेंगे कि जब किसी वाक्य में किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? विधानार्थक या विधि वाक्य कहते हैं, ठीक। दूसरे नंबर पर हम लोग पढ़ेंगे बच्चों जिसका नाम है निषेधात्मक वाक्य। कौन बोलते हैं इसको? निषेधात्मक या नकारात्मक, निषेधात्मक या नकारात्मक वाक्य। ये ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें किसी कार्य का करना या होना नहीं पाया जाता। जैसे नेगेटिव सेंटेंस होता है कि वह नहीं पढ़ता है, नहीं खेलता है, नहीं जाता है, नहीं रहता है। इस तरह जो नकारात्मक वाक्य होते हैं उसको हम क्या कहेंगे? निषेधात्मक, ठीक है। जब किसी वाक्य में किसी कार्य का करना या होना नहीं पाया जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे? निषेधात्मक या नकारात्मक वाक्य कहते हैं। तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो प्रश्नवाचक वाक्य। अब ये प्रश्नवाचक वाक्य कौन से होते हैं कि जब किसी वाक्य में किसी प्रश्न का बोध होता है तो उसे हम प्रश्नार्थक या प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। प्रश्नार्थक या प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं जब किसी वाक्य में किसी प्रश्न का बोध होता हो या वाक्य को प्रश्नवाचक बना दिया जाता है तो वहां पर वो वाक्य क्या कहलाएगा? प्रश्नवाचक कहलाएगा। यानी वह विद्यालय क्यों गया है, वह विद्यालय
क्यों नहीं गया। तो ये जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं ये सकारात्मक भी हो सकते हैं, नकारात्मक भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये वाक्यों के अपन भेद लिखते चल रहे हैं पहले नंबर। ठीक है, तो विधानार्थक निषेधात्मक हो गया। और अगर हम बात करें चौथे नंबर पर तो ये है आज्ञार्थक वाक्य। क्या चीज़ है ये? आज्ञार्थक वाक्य, यानी जब किसी वाक्य में किसी कार्य को करने की आज्ञा दी जाती है, सलाह दी जाती है, तो वहाँ पर ये कौन सा वाक्य कहलाएगा? आज्ञार्थक वाक्य कहलाएगा। यानी तुम्हें विद्यालय जाना चाहिए, वहाँ अपना अध्ययन करना चाहिए, जाइए, तुम अपना काम करें। ऐसे अपन कोई भी बात बोलते हैं तो आज्ञा या सलाह दी जा रही है तो यह आज्ञार्थक वाक्य कहलाते हैं। फिर अगर हम पांचवें नंबर वाक्य की बात करें तो ये है इच्छार्थक। कौन सा वाक्य है? इच्छार्थक। अब ये इच्छार्थक वाक्य जो होते हैं या इच्छावार्थक वाक्य होते हैं, इनके बारे में सुनिए। इच्छार्थक यानी कि जब किसी वाक्य के अंदर किसी इच्छा, कामना या आशीर्वाद का भाव हो, जब किसी वाक्य में इच्छा, कामना या आशीर्वाद का भाव हो तो उसे हम इच्छार्थक वाक्य कहते हैं। ठीक, छठे नंबर पर है संदेहार्थक। संदेहार्थक वाक्य, जब किसी वाक्य में संदेह या संभावना बताई जाती है तो वहाँ पर संदेहार्थक वाक्य होता है। और सातवें नंबर पर हम बात करें तो ये होता है आपका विस्मय आदि बोधक वाक्य। विस्मय आदि बोधक वाक्य कौन सा होता है? कि जब किसी वाक्य में आश्चर्य, शोक, घृणा, आशीर्वाद इत्यादि भाव को व्यक्त करने वाले शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पर विस्मय आदि बोधक वाक्य होता है। और आठवें नंबर पर जो है इसे हम कहते हैं संकेतवाचक या हेतुवाचक वाक्य, जिसमें किसी कार्य के होने में कारण, शर्त पाई जाती है तो वहाँ हेतुवाचक होता है। इसे हम हेतुमद भी कह सकते हैं एक तरह से। तो ये संकेतवाचक या हेतुवाचक वाक्य होते हैं। तो ये टोटल 8 तरह के होते हैं। जब आप ध्यान रखेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। विधानार्थक या विधि वाक्य होते हैं, निषेधात्मक या नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक या प्रश्नार्थक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, इच्छार्थक वाक्य, संदेहार्थक वाक्य, विस्मय आदि बोधक वाक्य और संकेतवाचक या हेतुवाचक वाक्य। तो चलिए इनको एक एक करके इनकी परिभाषाएं भी हम लोग नोट करते जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं विधानार्थक या विधि वाक्य। आप लोग अपने रजिस्टर में इसी तरह से इन्हें नोट करते हुए चलेंगे, इसी तरह से लिखते चलेंगे कि जब किसी वाक्य में किसी कार्य का करना या होना, जब किसी वाक्य में किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है तो उसे विधानार्थक या विधि वाक्य कहते हैं। उसे विधानार्थक या विधि वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर समझिएगा, अध्यापक बच्चों को व्याकरण पढ़ा रहा है। बालक मैदान में खेल रहे हैं।
ठीक है, यानी इसमें किसी कार्य का करना या होना पाया जाएगा, यानी कि कोई भी जो काम है वो हो रहा होता है, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, विधानार्थक या विधि वाक्य कहते हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट जो वाक्य का भेद है निषेधात्मक, इसकी परिभाषा को नोट करते हैं और इसे भी हम लोग लिखते हैं। तो देखिए आप लोग बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ जाएंगे कि आखिर इनका मतलब क्या है। तो देखिए यहाँ मैं इसे मिटा देता हूँ और एक एक करके सभी वाक्यों की हम लोग क्या लिख देते हैं यहाँ पर परिभाषा। और आज के इस वीडियो के अंदर ये जो टॉपिक है हमारा बिल्कुल फिनिश हो जाएगा और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। अगला जो भी टॉपिक है अपना समास, उसे हम लोग शुरू करने वाले हैं, लेकिन एक बार ये टॉपिक आप लोग नोट कर लें अच्छे से। दूसरे नंबर का जो भेद है बच्चों, जिसका नाम है निषेधात्मक, दूसरे नंबर पर क्या है, निषेधात्मक या नकारात्मक वाक्य। जब किसी वाक्य में किसी कार्य का करना या होना नहीं पाया जाता है तो उसे निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। तो उसे निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। जब किसी वाक्य में किसी कार्य का करना या होना नहीं पाया जाता तो उसे हम क्या कहते हैं, निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण समझिएगा, यहाँ हम लोग लिख रहे हैं कि भाई बालक मैदान में नहीं खेलते हैं। अगर आपसे दूसरे उदाहरण समझें, अध्यापक बच्चों को व्याकरण नहीं पढ़ाता है। अध्यापक बच्चों को व्याकरण नहीं पढ़ाता है। बालक मैदान में नहीं खेलते हैं, मतलब नेगेटिव काम होगा जो भी होगा, ठीक है। तो ये क्या कहलाएंगे, नकारात्मक वाक्य कहलाएंगे। तीसरे नंबर पर है प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरे नंबर पर कौन सा है, प्रश्नवाचक या प्रश्नार्थक वाक्य। जब किसी वाक्य में किसी प्रश्न का बोध हो या वाक्य में ही किसी का प्रश्न पूछने में उसका प्रयोग किया गया हो, जब किसी वाक्य में प्रश्न का भाव हो, अर्थात जब किसी वाक्य में प्रश्न पूछने का भाव हो तो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जब किसी वाक्य में प्रश्न का भाव हो, अर्थात जब किसी वाक्य में प्रश्न पूछने का भाव हो तो उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक, तो जैसे उदाहरण समझें तो अपन इसमें देखिए, आप
अभी कहाँ से आए हो। ठीक, अगर इसी तरह की अपन दूसरी बात करें, क्या अध्यापक बच्चों को व्याकरण पढ़ाता है। क्या अध्यापक बच्चों को व्याकरण पढ़ाता है। तो कहने का मतलब है कि आप किसी प्रश्न के बारे में बात हो रही है, प्रश्न पूछने का भाव हो तो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। चौथे नंबर पर हम लोग पढ़ने वाले हैं आज्ञार्थक वाक्य। कौन सा पढ़ने वाले हैं? आज्ञार्थक वाक्य। जब किसी वाक्य में आज्ञा, अनुमति, जब किसी वाक्य में आज्ञा, अनुमति, उपदेश आदि का बोध हो, आज्ञा, अनुमति एवं उपदेश आदि का बोध हो तो उसे आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। जब किसी वाक्य में आज्ञा, अनुमति एवं उपदेश आदि का बोध हो तो उसे हम आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं, यानी जिसमें आज्ञा दी गई हो, अनुमति लेने की बात हो रही हो। ठीक है, तो सभी बालक मैदान में खेलने जाओ। जैसे उदाहरण है यहाँ पर, सभी बालक मैदान में खेलने जाओ। या अपन कह सकते हैं अनुमति मांग रही है। ठीक है, तो अपन अनुमति कह सकते हैं, क्या मैं खेलने जाऊं। ठीक है, तो इस तरह से आज्ञा हो, अनुमति हो या कोई उपदेश आदि का बोध हो रहा हो तो वहाँ पर आज्ञार्थक वाक्य होते हैं। तो देखिए यहाँ ये चार वाक्य हम लोग अच्छे से समझ रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा जिसका नाम है विधानार्थक या विधि वाक्य, यानी जब किसी वाक्य में किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है तो उसे विधानार्थक वाक्य कहते हैं। और जब किसी वाक्य में किसी कार्य का करना या होना नहीं पाया जाता तो उसे हम निषेधात्मक या नकारात्मक वाक्य कहते हैं। और जब किसी वाक्य में किसी प्रश्न का भाव हो, अर्थात प्रश्न पूछने का भाव व्यक्त किया गया हो, तो वहां पर कौन सा वाक्य होगा? प्रश्नार्थक या प्रश्नवाचक वाक्य होगा। और आज्ञार्थक वाक्य का मतलब है कि जब किसी वाक्य में आज्ञा, अनुमति या उपदेश आदि का बोध हो तो उसे हम कहते हैं आज्ञार्थक वाक्य। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बाकी चार बचे हुए जो वाक्य के भेद हैं इन्हें भी हम लोग पढ़ते हैं और इनको भी हम लोग लिखते हैं। नेक्स्ट है जिसका नाम है विस्मय आदि बोधक वाक्य, या फिर हम इच्छार्थक अपने क्रम से चलते हैं। पांचवें नंबर पर जो है इच्छार्थक वाक्य है ना, तो उसमें इच्छा, सलाह, कामना, तो एक बार मैं मिटा देता हूं इनको। और नेक्स्ट है पांचवें नंबर पर इच्छार्थक वाक्य।
इच्छार्थक वाक्य यानी कि जब किसी वाक्य में किसी इच्छा, कामना या आशीर्वाद का भाव हो। जब किसी वाक्य में किसी इच्छा, कामना या आशीर्वाद, इच्छा, कामना या आशीर्वाद का भाव हो, आशीर्वाद आदि भाव का बोध हो तो उसे इच्छार्थक वाक्य कहते हैं। तो उसे इच्छार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे अपन कहते हैं भगवान तुम्हारा भला करे, तुम्हारा कल्याण हो, सदा सुखी रहो, तुम्हारा मंगल हो, ऐसे अपन आशीर्वाद दे रहे हैं। इच्छा है कि मैं शिक्षक बनूं, ऐसे अपन इच्छा को जाहिर कर रहे हैं। मेरी इच्छा है कि मैं जलेबी खाऊं। तो कहने का मतलब है कि जब किसी वाक्य में किसी इच्छा, कामना या आशीर्वाद आदि भाव का बोध हो रहा हो तो वहाँ पर इच्छार्थक वाक्य होता है। वहाँ पर कौन सा होगा? इच्छार्थक वाक्य होता है। तो यहाँ इसके उदाहरण में लिख देता हूँ, भगवान तुम सभी की सफलता प्रदान करे। उदाहरण देखिए, आपका जीवन कुशल बने, तुम सदा सुखी रहो। ठीक, इस तरह की जो बातें हैं, भगवान तुम सभी को सफलता प्रदान करें, आपका जीवन सदा सुख में रहे। हर एक व्यक्ति जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता पाना चाहता है। तो मतलब कोई कामना की बात हो रही है, इच्छा की बात हो रही है, तो वहाँ पर ये स्थिति इस तरह से आती है। नंबर 7 आपके सामने है संदेहार्थक वाक्य, जिसमें वाक्य में किसी बात या काम के पूरा होने में क्या हो, संदेह या संभावना का बोध हो रहा हो, तो उसे हम संदेहार्थक या संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। 6 नंबर पर है संदेहार्थक वाक्य। जब किसी वाक्य में किसी कार्य के पूरा होने में संदेह या संभावना हो तो उसे संदेहार्थक वाक्य कहते हैं। तो उसे संदेहार्थक वाक्य कहते हैं। जब किसी वाक्य में किसी कार्य के पूरा होने में संदेह या संभावना हो तो उसे संदेहार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण की हम बात करें तो यहाँ उदाहरण नंबर 1, संदेह की बात हो रही है, कल का फुटबॉल मैच न जाने कौन जीतेगा, हो सकता है कल तक बारिश आ जाए, हो सकता है वह कल ना आए। ठीक है, या अपन कहें शायद आज वर्षा होगी।
ठीक। तो इस तरह जब संदेह या संभावना, जब किसी कार्य के पूरा होने में संदेह या संभावना हो रही हो तो वहाँ संदेहार्थक वाक्य कहलाता है वह। 7वें नंबर पर हम लोग पढ़ेंगे विस्मय आदि बोधक वाक्य। यानी विस्मय आदि बोधक वाक्य बहुत ही सरल है, आप इसको देखते ही समझ जाएंगे। विस्मय आदि बोधक वाक्य, इसका मतलब है जब किसी वाक्य में आश्चर्य, शोक, घृणा, प्रसन्नता आदि का भाव प्रकट करने वाले, आदि का भाव प्रकट करने वाले शब्दों का प्रयोग किया गया हो तो उसे विस्मय आदि बोधक वाक्य कहते हैं। तो उसे विस्मय आदि बोधक वाक्य कहते हैं। अब ध्यान रखिए, यहाँ जो है आपने विस्मय आदि बोधक अव्ययों के बारे में सुना होगा, वैसे अव्यय यहाँ पर प्रयोग में लिए जाते हैं। जैसे आश्चर्य की बात करते हैं तो अपन कह रहे हैं अरे रमेश पटवारी बन गया, है रवि पास हो गया। अपन विस्मय करते हैं, मतलब आश्चर्य कर रहे हैं एक तरह से, ठीक। आश्चर्य जब करते हैं तो अरे, रे, ए ऐसे शब्दों का हम लोग क्या करते हैं, उसमें प्रयोग करते हैं। तो ये विस्मय आदि अपन कहते हैं आहा कैसा सुहावना मौसम है। जब खुशी होती है तो हम लोग इस तरह बोलते हैं आहा कैसा सुहावना मौसम है, कैसा सुहावना मौसम, कैसा सुहावना मौसम है, ठीक। अपन कह रहे हैं छी कितना गंदा गृह कार्य किया है। तो ऐसे जब शब्द का प्रयोग करेंगे, चिन्ह आपको दिखाई देगा, बिल्कुल आसानी से इस चीज़ को आप पहचान सकते हैं कि जब किसी वाक्य में आश्चर्य, शोक, घृणा, प्रसन्नता आदि का भाव प्रकट करने वाले शब्दों का प्रयोग किया गया हो तो उसे हम विस्मय आदि बोधक वाक्य कहते हैं। और ये वाक्य आप लोग यहाँ नोट कर लें अपने रजिस्टर में। एक बार वापस सुन लीजिए कि इच्छार्थक वाक्य किसे कहते हैं, जब किसी वाक्य में किसी इच्छा, कामना या आशीर्वाद का आदि का भाव का बोध हो रहा हो तो उसे हम इच्छार्थक वाक्य कहते हैं। आपका जीवन कुशल बने, तुम सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण हो, भला करे तुम्हारा, भगवान तुम्हारा भला करे, ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे, ऐसे कोई भी सेंटेंस अपन बोलते हैं तो वो क्या कहलाएंगे, इच्छार्थक कहलाएंगे। संदेहार्थक मतलब जब किसी वाक्य में किसी कार्य के पूरा होने में संदेह या संभावना प्रकट की गई हो तो वहाँ पर संदेहार्थक वाक्य कहलाता है वो, ठीक। और विस्मय आदि बोधक वाक्य यानी कि जब किसी वाक्य में आश्चर्य, शोक, घृणा, प्रसन्नता आदि का भाव प्रकट करने वाले शब्दों का प्रयोग किया गया हो तो उसे विस्मय आदि बोधक वाक्य कहते हैं। तो इस तरह से ये सारे सेंटेंस हम कर चुके हैं। अब एक अंतिम बचा है जिसे हम संकेतवाचक कहते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर उस अंतिम सेंटेंस को भी मैं आपके सामने नोट कर देता हूं और इस तरह हमारा ये जो टॉपिक है ये बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। और नेक्स्ट टॉपिक जो है हम समास पढ़ेंगे। चलिए मैं इसे मिटा देता हूं।
8 नंबर का है नेक्स्ट, संकेतवाचक या फिर हेतुवाचक वाक्य। अब यहाँ संकेतवाचक या हेतुवाचक का मतलब यह है बच्चों कि किसी कार्य को करने में कोई ना कोई शर्त पाई जाएगी। जैसे अपन कहते हैं यदि वर्षा होती तो हम घूमने जाते। अपन ये कहते हैं यदि पिताजी आते तो मुझे पैसे देते। ठीक है ना, मतलब किसी काम को होने के पीछे कोई ना कोई कारण था, उस संकेत किया जाता है, निर्दिष्ट किया जाता है उसकी ओर, इसकी वजह से ये काम होने वाला है। ठीक है, तो जब किसी वाक्य में किसी कार्य के पूरा होने में कोई संकेत, कोई शर्त या कोई निर्दिष्ट होता है तो उसे हम संकेतवाचक या हेतुवाचक वाक्य कहते हैं। तो इसको मैं नोट कर लेता हूं आपके सामने कि संकेतवाचक किसे कहते हैं। जब किसी वाक्य से संकेत या शर्त या निर्देश का बोध हो रहा हो तो उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जब किसी वाक्य से संकेत, शर्त, निर्देश, संकेत, शर्त, जब किसी वाक्य से संकेत या शर्त या निर्देश का बोध हो रहा हो तो उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। तो उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जब किसी वाक्य से संकेत या शर्त या निर्देश का बोध हो रहा हो तो उसे हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। तो अब यहाँ जब उदाहरण हम लोग पढ़ रहे हैं तो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ इस तरह के उदाहरण आते हैं। यदि पिताजी आते तो हम घूमने जाते। यदि ये काम होता तो ये काम होता। ठीक, यदि वर्षा होती तो हम पिकनिक पर जाते। तो हम पिकनिक पर जाते। ठीक, तो इस तरह से कोई भी बात हम लोग नोट करेंगे तो उस तरह से आप आसानी से इन चीज़ों को समझते हैं। अब वर्षा ना हुई तो फसल सूख जाएगी। यदि अमर कानपुर चले तो मैं भी चलूं। इस तरह की जो बातें हैं वो यहाँ पर लिखी जाती हैं और बताई जाती हैं। तो देखिए बच्चों, अभी हम लोगों ने इस लेक्चर के अंदर जो वाक्य हैं उनके अर्थ के आधार पर 8 भेद पढ़े हैं। सबसे पहले पढ़ा है हम लोगों ने जिसका नाम है विधानार्थक या विधि वाक्य। दूसरे नंबर पर पढ़ा है निषेधात्मक या नकारात्मक वाक्य। तीसरे नंबर पर प्रश्नवाचक वाक्य। चौथे नंबर पर आज्ञार्थक वाक्य हम लोगों ने पढ़ा है। 5वें नंबर पर इच्छार्थक और 6ठे नंबर पर पढ़ा है संदेहार्थक और 7वें नंबर पर विस्मय आदि बोधक वाक्य और नंबर 8 संकेतवाचक वाक्य। इस तरह अर्थ की दृष्टि से वाक्य 8 भेद होते हैं। तो ये वाक्यों का टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए, कई बार आप बुक में देखते हैं कि ये क्रिया के आधार पर और बताते हैं कि क्रिया के आधार पर और है, लेकिन आप लोग ये ध्यान रखें कि जब रचना के आधार पर पढ़ रहे हैं और अर्थ के आधार पर पढ़ रहे हैं तो जो क्रिया के आधार पर पढ़ते हैं तो कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य होते हैं। तो वो एक तरह से वाच्य के रूप में पढ़ा जाता है वो टॉपिक।
ठीक, तो उसको अलग से ही पढ़ा जाए तो ज़्यादा सुविधा रहेगी, बाकी वो अपने कोर्स में है नहीं। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग लेकर आ रहे हैं आप लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक है समास। ये व्याकरण आप लोगों की लगभग कंप्लीट होने पर आ रही है, क्योंकि जो टॉपिक हट चुके हैं उनको हम नहीं पढ़ने वाले। शब्द निर्माण नहीं पढ़ेंगे जिसमें प्रत्यय उपसर्ग है, परसर्ग ने का जो प्रयोग किया जाता है वो भी आपके सिलेबस में से हट गया है, वो भी आप लोगों ने नहीं पढ़ना है। अब जो पढ़ना है वो मैं आप लोगों को बता दिया कि यहाँ पर आपको वाक्य विचार जो टॉपिक है ये पढ़ना है, समास वाला टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग यहाँ अपना वर्क जो है वीडियो देख करके कंप्लीट कर सकते हैं आसानी से। तो इसीलिए मैंने साफ साफ बोर्ड पर लिखा हुआ है। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अगली बार एक अलग टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।